अभी हम लोग देखते हैं अप्राइजल ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रभाव क्या कह रहे। इस एक्ट में कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं लाया इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। रियलिटी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह क्राउन का राज हो गया, लेकिन जो हिंदुस्तानी थे उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि जो पॉलिसी ऑफ लैप्स और एनेक्सेशन थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और जो इंडियन टेरिटरी है ये डायरेक्टली अब ट्रांसफर कर दी गई क्राउन के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अब क्राउन थी, जो ब्रिटिश क्राउन, वो जो रानी थी उसके पास इतनी बड़ी टेरिटरी आ गई जितना कि रोम भी नहीं था। कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बढ़ गया। अब सारी पावरें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे को दे दी गई एडमिनिस्ट्रेशन करने की इंडिया की, और वो अनलिमिटेड पावर थी उसको कंट्रोल करने की। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जिसकी काउंसिल थी वो ब्यूरोक्रेटिक थे। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सारा उनके पास था, और इनकी जो तनख्वाह थी वो इंडियन रेवेन्यू से अब आने लग पड़ी। यानी कि इंडियन काउंसिल जो बनाई गई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन काउंसिल, इनके जो पैसे हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था फीचर्स में, कि जो उनको तनख्वाह है वो इंडिया के जो टैक्स होगा, इंडिया का टैक्स होगा, वहां से दी जाएगी। इसको फॉर्मल चेंज ही कहा गया क्योंकि कोई ग्राउंड पे कोई चेंज खास हुआ नहीं। कोड ऑफ डायरेक्टर कमजोर हो गए, खत्म ही हो गए, इनको बस अब पैसा दिया जाने लगा। कोड ऑफ डायरेक्टर वो लोग थे जिन्होंने मिलकर एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई हुई थी, तो अब इनको फिक्स, इनका रोल अब बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। इनको तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इनका हाथ नहीं रहा। टेरिटरी सारी कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी क्राउन के हाथ में चली गई। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था उसने कोड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर अपने हाथ में ले ली। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डायरेक्टर ऑफ स्टेट भी खत्म हो गए, पावरें सारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गए, डायरेक्ट कंट्रोल। ये फिर इंडिया जो है अब 1858 के एक्ट के बाद किसके नाम से हो गई, किसके नाम से चलने लग पड़ी? क्वीन ऑफ, जो ब्रिटेन की क्वीन थी। यानी कि अब रानी की प्रजा हो गई इंडियन टेरिटरी के, इंडिया के लोग भी। सारी फोर्स, मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स सारी ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश के अंडर या फिर क्वीन की फोर्स में। अब वाइसराय जो था इंडिया का वो सारे काम करता था ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन। सारा हिंदुस्तान की जो भी पावरें थी वो वाइसराय के हाथ में थी, जो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो कैबिनेट का मेंबर होता था। जैसे ब्रिटिश कैबिनेट थी, जो उसके मिनिस्टर्स जो होते थे, मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स, ये भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका मेंबर होता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इतनी पावरें दी हुई थी कि ये अपनी काउंसिल को ओवर रूल कर सकता था, अपना डिसीजन, उनका बात ना मान के अपना कोई भी तरीके से काम चला सकता था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंट्रोल मिल गया सारी हिंदुस्तान के अफेयर का। जैसे पहले भी देखा हमने, एनेक्सेशन की जो लोगों से छीन लेते थे, राजों से उनके राज छीन लेते थे, वो वाली पॉलिसी इन्होंने अब छोड़ दी। और एक और चेंज हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट है सिविल सर्विस में, यानी कि गवर्नमेंट की सर्विसेज में जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो अब बड़े बड़े सिविल सर्विसेज, अब उसमें हिंदुस्तानियों को भी शेयर मिलना शुरू हो गया। और कहा गया कि ये थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, कंपटीशन होगा, जो भी उसमें कोई भी उसमें पार्ट ले सकता है। इसके बाद एक्ट ऑफ 1861, 92 और ये मोर लिमिट और रिफॉर्म वगैरह पास हुए, और इसी स्ट्रक्चर में जो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन है गवर्नमेंट की, इसमें धीरे धीरे चेंज किए गए, ठीक है। ये थे उसका अप्राइजल एक्ट ऑफ 1858 का, ठीक है।